मुझे लगता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे पहले हमें डॉक्टर्स को, वहाँ के स्टाफ को फैसिलिटी देनी होगी। आया मरीज कहाँ, उसको सीएससी प्रेफर कर दो और सीएससी से उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर दो, डिस्ट्रिक्ट वाला सीधा कर देगा मेडिकल कॉलेज। आप देख लेना पूरे विश्व के लोकतंत्र में सबसे ज्यादा लोगों से मिलने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस को क्यूटो बनाने का काम किया था, उसको क्यूटो बनाने का काम करें। कहते हैं डॉक्टर्स जिंदगियां बचाते हैं, लेकिन जब वही डॉक्टर्स सिस्टम को बदलने की बात करें तो कहानी सिर्फ इलाज की नहीं बदलाव की हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत सिंह और आप देख रहे हैं द बैठक। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन थिएटर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे काफी मरीजों का इलाज किया और अब समाज और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए राजनीति के मैदान में भी कदम रख लिया है। हम बात कर रहे हैं कैंसर सर्जन और 2024 लोकसभा चुनाव लड़ चुके डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द बैठक पे। कैसे आपको भी आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कायमगंज में आप लोग आने का काम किए और हमारे साथ बैठक कर रहे हैं, जी, इसके जी। लिए स्पेशली मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। तो सर, हमारा पहला सवाल हम शुरू से ही शुरुआत करना चाहेंगे जी। कि सबसे पहले मतलब हम बचपन से ही शुरू करते हैं कि गांव से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचना, ये जो गांव से निकलकर यहाँ तक की जो जर्नी रही है जी, कि कैसी रही है जर्नी आपकी, कि एक छोटे से गांव से निकलना और आज इस मुकाम पे पहुंच जाना। गांव से लेके यहाँ तक की जर्नी के बारे में तो मैं कहूँ कि मैं तो बचपन से ही जो चीज हमने अपने गुरुओं से सीखी और अपने माता पिता से जो संस्कार लिए, उसी चीज को आज आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उन्हीं का आशीर्वाद है कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ तक का हम लोगों ने सफर किया। तो कोई ऐसा मोमेंट था कि जब आपने तय किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? क्या कुछ मोटिवेशन किस चीज से आपको मिली कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है? हाँ, बस मेरे चाचा श्रद्धेय डॉक्टर राम कुमार साकी जी जो आज दुनिया में नहीं है। अच्छा। मैं समझ सकता हूँ कि बचपन से हमारे चाचा गांव में क्लिनिक चलाते थे और इतना बड़ा भीड़ हुआ करती थी गांव में, बहुत छोटे से भीड़ हुआ करती थी। तो हमारे चाचा का ये इंस्पिरेशन था कि हम लोग डॉक्टर बनने के लिए काम किए। अच्छा। और मुझे लगता है कि बचपन में जो चीज हमने सीखी, बचपन में हमने प्रण किया था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा और एमबीबीएस बन जाऊंगा तब इंजेक्शन लगाऊंगा। अच्छा। तो बचपन में जहां हम इंजेक्शन 10 या 12 साल की उम्र में लगा सकते थे, अच्छा। लेकिन मैंने प्रण कर लिया था कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा एमबीबीएस सब लगाऊंगा, उसके बाद ही इंजेक्शन लगाने का काम करूंगा। और जब एमबीबीएस में मैं पहुंच गया तो फिर मैंने अपना जो प्रण था थोड़ा सा और चेंज कर लिया कि मैं जब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब लगाऊंगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसा हमारे जी परमात्मा का, माता पिता और बड़ों का, कि जैसा सोचा मैं हमेशा जीवन में वो मिलता रहा। तो एक कैंसर सर्जन ही क्यों चुना आपने? एमबीबीएस पास करने के बाद हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में यूएसएमएलई की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए एक परीक्षा होती है जिसका नाम होता है यूनाइटेड स्टेट लाइसेंस एग्जामिनेशन। अच्छा। तो मैंने वहाँ जब देखा और बहुत सारे हमारे कलीग्स थे जो यूएसएमएलई क्रॉस करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अमेरिका से कर रहे थे, तो मुझे लगा, उनकी फीलिंग्स शेयर की हमने, दिल्ली में देखा क्यों ना हम इंडिया में रह के इंडिया को आगे बढ़ाने का काम करें। और कैंसर जैसी एक बीमारी जिसके बारे में मैं यही कहूँगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जहाँ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर्स थे डॉक्टर शैलेंद्र यादव जी, उनकी यूनिट में मैं सबसे ज़्यादा रहा पूरे एमएस के दौरान। तो कैंसर के प्रति मेरा लगाव तब से हो गया। अच्छा। और मुझे लगता है कि उनकी एक्यूरेसी, हमारे जो गुरुजी थे डॉक्टर शैलेंद्र यादव जी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एमएस, तो उनकी एक्यूरेसी और परफेक्शन जो हमने उस समय देखा, उसी चीज को हमने आज इम्प्लीमेंट किया। और जब पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया तो फिर हम कैंसर का इलाज करने लगा। और दूसरा, हम देखते थे कि कैंसर के लिए अपना जो ये क्षेत्र है
नॉर्थ ईस्ट यूपी, यहाँ के लोग ज्यादातर दिल्ली जाते थे या मुंबई जाते थे। बिल्कुल। सोचो कायमगंज से अगर कोई आदमी मुंबई जाने का काम करेगा तो कम से कम 4 दिन ट्रेन में सफर करेगा तब मुंबई पहुंचेगा। हाँ, और मुंबई पहुंचने के बाद हॉस्पिटल के बाहर पड़ा रहेगा और तब कहीं 15 दिन में जाके नंबर आएगा। 1-2 आदमी घर के इसी में लग जाते थे। पैसा कितना खर्च हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, इलाज। तो मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन था जहां, और एक बीमारी, कैंसर की बीमारी, चूंकि अपना जो क्षेत्र है, आप अगर बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी की एमबीबीएस की एक किताब में देखो तो इस क्षेत्र की चर्चा है उस बुक्स में। यहाँ पर एक टीएमबी वायरस होता है, टबैको मोजेक वायरस, और टीएमबी वायरस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर भी पी रहे होंगे क्योंकि जिस जगह आप ये बैठक हमारे साथ कर रहे हैं ये कायमगंज है, और मेरा जो हॉस्पिटल है और ये फ्लोर है पूरा ओपन है। सुबह के टाइम अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो हमारी जो सोफा, चेयर्स, टेबल रहती है, यहाँ पर सेंट रहता है, मतलब डस्ट रहती है, जस्ट लाइक इन दिल्ली। अरे बाप रे। तो तंबाकू का ये प्रोमिनेंट क्षेत्र है। तो मैंने इसी खेती वगैरह तो होती है यहाँ पे, तंबाकू की बहुत ज्यादा हमने देखी। मेरी खुद 150 से ज्यादा बीघा तंबाकू है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फील्ड है इट्स मोर प्रोन टुवर्ड्स दी कैंसर। ओके। तो इसलिए मैंने ये फील्ड चुना और लोगों की सेवा करने का एक सबसे बेस्ट माध्यम। कैंसर सर्जन होना इमोशनली कितना टफ है आपके लिए? कैंसर सर्जन होना नहीं, कैंसर तो मेरा पैशन है। ठीक है, लोगों की मदद करना मेरे लिए टफ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में जो चीज आती है, जो चीज किसी को भी अगर आती है तो वो आसान है, जो नहीं आती तो फिर वो कैसे, वो टफ हो सकती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि इलाज के दौरान या इलाज के बाद हाँ मरीज नहीं बच पाता, हाँ, तो उस वक्त आपके मन में क्या चलता है? कैसे आप अपने आप को हैंडल करते हैं? अमूमन जब लगता है ना, डॉक्टर को भी बड़ा दुख होता है। डॉक्टर को भी बड़ा दुख होता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मरीज ठीक करेंगे, और सपोज करिए कि वो पेशेंट, बहुत सारे कारण होते हैं मर्टिलिटी के, वो एक्सपायर अगर हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि एक डॉक्टर को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन जब कोई पेशेंट पहले से उसकी प्रोग्नोसिस पता होता है कि ये पेशेंट नहीं बचेगा, इसका डिसीज बहुत फैल चुकी है, ठीक है, सारे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मरीज के घर वालों को पहले से ही बता देते हैं। ऐसा पेशेंट जब एक्सपायर होता है तो उसके प्रति बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं होती, लेकिन इंसान है, ह्यूमैनिटी है। डॉक्टर्स अगर फीलिंग्स पे जाएंगे तो फिर वो इलाज नहीं कर पाएंगे। नहीं, फीलिंग्स सारे डॉक्टर्स को होती है। ऐसा भी? हाँ, नहीं, और खुश, क्योंकि उससे पहले हम लोग ह्यूमन है, मानव है, और मानव और उसमें फिर क्या अंतर हो जाएगा। आपने सिस्टम को, जैसा कि आप राजनीति में भी कदम रख रहे हैं, जी, सिस्टम को आपने बहुत करीब से देखा जी। है, तो सबसे बड़ी कमी क्या लग रही है आपको सिस्टम में? देश की जो सिस्टम है इस समय, देश का सिस्टम है जो, देश के सिस्टम में सबसे बड़ी कमी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इतने शिद्दत से संविधान बनाया, मुझे लगता है उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर इस देश में हो जाए, और उसको कोई भी सरकार नहीं करना चाहती, आजादी से 75 साल से ज्यादा हो गए। सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और 1950 में इस देश में लागू हुआ। अगर सही तरह से इस देश में संविधान लागू हो जाता तो जो गैर बराबरी है, चाहे वो सामाजिक लेवल पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तो यही सपना देखा था कि उनके समाज के गरीब परिवार के लोग भी इस देश में बराबरी का हक पा पाए। लेकिन क्या आज पा पाए? आए दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं। अभी जैसे यूजीसी एक्ट के बारे में आपने सुना ही है, देखा वो तो सारी चीजें हैं, मैं तो बहुत शॉर्ट से बता रहा हूँ। सोचिए, इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 1950 में संविधान लागू किया, और तब जाके श्रद्धेय बीपी सिंह जी की सरकार थी, और बीपी मंडल साहब की जो कमीशन की रिपोर्ट्स थी, तब जाके इस देश में आजादी 1950 में आई, और 1992 में, मुझे लग रहा है 42 साल बाद पिछड़ों को रिजर्वेशन मिल पाया। जी।
तो हम इस देश में कैसे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। और आज के जिस दौर में हम और आप रह रहे हैं, बड़ी विडंबना होगी कि आज के दौर की, चाहे किसी भी लेवल पे ऐसे प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। यूजीसी के बिल में बस ये बीजेपी की सरकार ने सोचिए किस तरह से प्रेजेंट किया। यूजीसी का सोचो गाइडलाइन आ भी नहीं पाई थी। रोहित वेमुला की मां ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस किया था कि उसके बच्चे के साथ गलत हुआ है, और उसके विरोध में उनकी मां ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस किया था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दी यूनिवर्सिटी यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, कि आप लोग जो पिछड़े रूप से हैं, गांव के बच्चे हैं, बैकवर्ड एससी माइनॉरिटी के बच्चे हैं, इनको समानता का अधिकार लाने के लिए आप एक कमेटी बनाइए। कमेटी की सिफारिशें आ भी नहीं पाती है। सोचिए इस देश में हाहाकार मचता है। एक बरेली का कोई एसडीएम था, वो कह रहा है कि मैंने आई हैव रिजाइन दे दिया, मैं अपने पद से रिजाइन दे रहा हूं। मैंने तो पता नहीं इससे पहले एक इंटरव्यू में बोला था उन एसडीएम साहब से, मैं तो यही कहूंगा रिजाइन क्यों दिया। बरेली से लखनऊ आते हैं तो अगर कायमगंज जाएंगे तो भी माँ गंगा मिलेगी, लखनऊ जाएंगे तो भी माँ गंगा मिलेगी। सीधे एक छलांग लगा देनी चाहिए थी। और कसम से बता रहा हूं, तब मैं उनकी जो प्रतिमा है उस पर पुष्प अर्पित करने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि सही मायने में वो यूजीसी के विरोध में काम कर रहे हैं। वर्षों से उपेक्षित लोग, एसडीएम साहब और उनके परिवार को और उनके समकक्ष लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, आज कितना इस देश में असमानता का है। एक बच्चा सोचिए मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियों से स्कूल में प्राइमरी से जाता है। एक दूसरा बच्चा सुबह गांव में अपने घर का परिवार का हाथ बटाता है, तब जाके वहां पर जाने का काम करता है विद्यालय। और उस समय में और एक दूसरा 100% उसके लिए तमाम फैसिलिटी है। तो कैसे असमानता दूर हो सकती है? सही बात है। इस देश में और उत्तर प्रदेश में असमानता को दूर करने का अगर किसी ने काम किया तो श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। वो ताकत थी श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, और आशीर्वाद था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, जो हम जैसे गरीब परिवार के बच्चों को भी यार डॉक्टर बना गए। और मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद नहीं होता, उन्हीं का ये आशीर्वाद है। और मैं तो यही कहूंगा, उनका ये एक तरह से हमारे ऊपर कर्ज है, और उसी कर्ज को आज हम उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में एक फर्ज के रूप में निभाने का काम कर रहे हैं। और जो आशीर्वाद मिला हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, भगवान बुद्ध का, जिस तरह से भगवान बुद्ध के राजवैद जीवक हुआ करते थे, जीवक ने जीवन पर्यंत भगवान बुद्ध की सेवा की। मैंने भगवान बुद्ध को तो नहीं देखा, ना जीवक को देखा, ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को देखा, सही बात। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को इस उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में हम लोग इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। और दूसरा, मैं रहा डॉक्टर, जैसे जीवक ने भगवान बुद्ध की सेवा की, मैं भी इस पूरे समाज को एक तरह से भगवान बुद्ध का वंशज कहिए। और बुद्धिज्म का मतलब तो होता है जो भी बुद्धिस्ट है और जो भी बुद्धिजीवी है, सारे लोगों की मैं सेवा करने का काम करता हूँ। तो आपको लगा है कि कभी डॉक्टर होते हुए आप उतना बदलाव नहीं ला पा रहे हैं जितना होना चाहिए? ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल रिफॉर्म है, उससे पहले सोशल रिफॉर्म आपको लाना पड़ेगा। मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं पॉलिटिकल थी। मैंने सोचा कि मुझे पहला चुनाव पार्लियामेंट का लड़ना है, तो उसके लिए हमने प्लानिंग किया, स्ट्रेटजी बनाया। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने मुझे समझा कि हाँ, डॉक्टर नवल किशोर इज डिजर्विंग फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफी आप। हाँ। और तो मुझे आशीर्वाद मिला। तो ऐसे ही समाज में जरूर परिवर्तन आएगा। आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, और पिछले माइनॉरिटी और दलित कम्युनिटी के साथ जितने भी गरीब भी जो ब्राह्मण है, पंडित, पी फॉर पंडित भी माननीय राष्ट्रपति जी ने कह दिया है, पीड़ित पंडित, तो ये सारे लोग जुड़ के एक देश में परिवर्तन चेंज किया। अच्छा। 2024 में सोचिए
जो लोग नारे देते थे इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हम खत्म कर देंगे, आज क्या वो खत्म कर पाएंगे? आज उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है। बिल्कुल। और अखिलेश जी के नेतृत्व में, पीडीए के नेतृत्व के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ में 37 सीट भारत देश में लाने का काम किया। मुझे लगता है कि हमारे जैसे 13 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोक दिया, वरना देश में 50 सांसद होते और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक बड़ी भूमिका में इस देश की सरकार की ताकत में होते। तो टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि डॉक्टर से पॉलिटिक्स में आना? मेरा मानना है कि हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी महान विद्वान थे, 4 पीएचडी की डिग्री। सोचिए, एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी इकोनॉमिक्स में थी, एक कैलिफोर्निया से उनका लॉ में डिग्री था, और एक तस्मानिया विश्वविद्यालय से उनको पीएचडी की डिग्री अवार्ड की गई थी, और एक डिग्री पीएचडी की और थी। इतना महान विद्वान होने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, सोचिए, चाहते तो लंदन में नौकरी कर सकते थे, बिल्कुल, और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी पॉलिटिक्स में आए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि राजनीति में अगर गलत लोग राजनीति में आ जाएंगे तो फिर वो अच्छे लोगों पर राज करने का काम करेंगे। और इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में जो भी यूथ हैं उनको सक्रिय भागीदारी निभाना चाहिए, और समाजवादी पार्टी फिर ठहरे। समाजवादी पार्टी जो कहा ही जाता है कि युवाओं की पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी युवा हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां युवा सोच लेता है वही परिवर्तन होने का काम करता है। और दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है राजनीति में आने का उद्देश्य। जिस पृष्ठभूमि से मैं बिलोंग करता हूँ जी, मैं गरीब साधारण किसान परिवार का बेटा हूँ जी, मुझे कहने में कोई डर नहीं है, बिल्कुल, और मुझे कहने में इस चीज से गर्व आता है कि मैं गरीब परिवार का एक बेटा हूँ। आप देखिए ग्राउंड लेवल पे, क्या आज एक गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर बन पाएगा? आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस सोचिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस आज 1 करोड़ के आसपास कर दी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 3-3, 4-4 करोड़ कर दी गई है। तो कैसे परिवेश में गरीब परिवार का बच्चा बढ़ जाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। परिवर्तन इसलिए जरूरी है। सोचिए कि मैं उस समय जब पढ़ रहा था और आज का दौर होता, आज के दौर का अगर मैं होता 22 साल का, तो मैं भी डॉक्टर नहीं बन सकता था। उस समय ऐसी फैसिलिटी थी, पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन था, और एजुकेशन लोन के साथ एजुकेशन 7 लाख के आसपास मैंने एजुकेशन लोन लिया था, उसमें सारी मेरी पढ़ाई हो गई। ठीक है, आज एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए, फीस है 1 करोड़ की, सरकार दे रही है 15 लाख, क्या 85 लाख रुपया घर से कोई किसान परिवार लगा पाएगा? नहीं दे पाएगा। और दूसरी बात, आज का जो सिनेरियो ऐसा है कि जो बड़े लोग हैं उनको तो लोन आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो गरीब परिवार के लोग हैं वो बैंक मैनेजर की केबिन तक भी नहीं जा पाते, भटकते रहते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं उस मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को और श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जहां मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए मैं एटा की कोई भी बैंक मैंने ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर मैंने लोन मांगने के लिए अपना फॉर्म नहीं जमा किया। और जब लोन हो जाता है, मैं धन्यवाद देता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर सिसोदिया जी को, जिन्होंने हमारा एजुकेशन लोन किया। मुझे आज भी याद है, मैंने उनसे कहा था, मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आपने जो हमारे लिए एजुकेशन लोन का जो वरदान कर दिया है, आपका दर्जा भगवान से कम नहीं है। सही बात। और मैं धन्य देता हूं कि वहीं से मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट आया, और मैंने प्रण किया था कि जो बैंक मुझे लोन नहीं दे रही है उन बैंकों का मैं एक दिन उद्घाटन करूंगा। और मैंने लखनऊ की और पता नहीं उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बैंकों के फीते काटने का काम किया। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं परमात्मा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को और श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, कि जो बैंक मुझे लोन नहीं दे रही थी उनके उद्घाटन और फीता काटने का काम डॉक्टर नवल किशोर साक्य ने किया। ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, चुनाव आपने लड़ा 2024 में लोकसभा का, तो उस दौरान क्या ऐसा कोई शौक मिला या कोई सीख मिली, क्योंकि चुनाव में आपको हार मिली? मैं बस ये कह सकता हूँ कि जैसे हम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में जब हमने एडमिशन लिया, तो हमारे सीनियर ऐसे प्रेजेंट कर रहे थे कि जैसे पता नहीं कहाँ से आ गया,
अच्छा। सारे बच्चों को ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे थे। और वही मुझे यही लगा कि फर्रुखाबाद में मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे विघ्नेश की तरह लोग ले रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं फर्रुखाबाद की सम्मानित जनता का, फर्रुखाबाद के सभी जो संभ्रांत थे जिन्होंने डॉक्टर नवल किशोर को प्यार और आशीर्वाद देने का काम किया, और उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर नवल किशोर के प्रति हमारा कितना प्यार है। और मैं कह सकता हूं कि जिस शिद्दत से हमने यहाँ काम करने का काम किया है, एक मरीज के रूप में या सामाजिक लेवल पे जैसी भी हमने उनकी मदद करने का काम किया है, मैं हमेशा यही कहूंगा कि उन्होंने जो सम्मान देने का काम किया है कि आज पूरे भारत देश में उन्हीं की बदौलत है। मैं कह सकता हूं कि आज पूरे भारत देश में जो सांसद जीते हैं उनकी उतनी चर्चा नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर नवल किशोर की हारने के बाद भी उससे ज्यादा इस देश में चर्चाएं। और इसलिए स्पेशली मैं धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी देना चाहूंगा, क्योंकि फर्रुखाबाद में 2 लॉबी हैं। फर्रुखाबाद के 2 सांसद हैं। एक सांसद है जो सर्टिफिकेट का सांसद है, और एक सांसद सही मायने में है वो जनता का सांसद है। और मैं कह सकता हूं कि जो प्यार और सम्मान डॉक्टर नवल किशोर को जो देने का काम किया, इसलिए मैं फर्रुखाबाद लोकसभा की सभी जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये सम्मान देने का काम दिया। अच्छा, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर्स हों या कोई भी एक प्रोफेशन, जिस अच्छे प्रोफेशन में कोई व्यक्ति है, तो राजनीति में उसको नहीं आना चाहिए। इस पर आपका क्या जवाब? नहीं है, दिस इज रॉन्ग थॉट। मैं तो यही कहूंगा, डॉक्टर रामानंद लोहिया जी ने कहा कि अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो गलत लोग अच्छे लोगों पर राज करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी देख लीजिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर डिग्री किए हुए हैं, और बहुत सारे हमारे तमाम लीडर्स हैं, वेल एजुकेटेड हैं। वेल एजुकेटेड लोग हैं, लोगों के लिए अच्छी प्लानिंग करेंगे, अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो कितनी अच्छी प्लानिंग बच्चों की शिक्षा के लिए थी, बेटियों की शिक्षा के लिए थी, किसानों के लिए थी, बेटर ट्रांसपोर्टेशन था, बेटर इस देश में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी जो जर्मनी में जो सिस्टम था वो सारा सिस्टम यहाँ पर इसके लिए लेके आए, क्या नाम, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और आप देख सकते हैं कि जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, इसकी कंपैरिजन दूसरों से कर लीजिए। अभी बाबा जी ने जो लखनऊ से गोरखपुर तक का जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, आप उस पर चल के देख लीजिए और उस पर चल के देख लीजिए। रोड ऑफ एक्सीडेंट का आप एनसीआरबी से डाटा देख लीजिए, किस पे रोड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा है। तो एक मेरा यही मानना है कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो जो प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाएगा वो सबके लिए बनाएगा। और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो जैसे वो कहावत है ना गांव में कि अंधा बांटा रेवड़ी, बेर बेर अपने ही अपने को दे। तो मैं कह सकता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में और अच्छे से आना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा उन लोगों के लिए भी जो इस तरह का थ्योरम रखते हैं कि यार, मुझे याद है दिल्ली में एक ऑफिस में जाने का मैंने काम किया अभी 1-1.5 महीने पहले, SIR चल रहा था, एक बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस थी जी। तो मैं 2 मिनट के लिए उस ऑफिस में गया। मैंने बहुत सारे एम्प्लॉय लड़के थे पूरे उत्तर प्रदेश से और पूरे भारत देश से थे। तो मैंने स्पेशली सारे लोगों से ये कहा, हमने कहा आप लोग अपने घर से आए हैं, यहाँ नोएडा में आप लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम पूरे साल भर तो यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हमें अभी वोट बनाने के लिए SIR पे भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल। क्योंकि आपके वोट से ही इस देश में सरकार चलती है, देश का डेवलपमेंट होता है, देश की आगे की जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो सब आगे तभी बनती है। तो क्या राजनीति मतलब राजनीति में ईमानदारी से काम करना मुश्किल है, आसान? हो सकता है समय लग जाए। अच्छा, समय लग जाए, लेकिन जब भी एस्टेब्लिशमेंट होगा तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होगा। आपको लगा नहीं कभी कि यहाँ मैं तो अच्छा खासा मेरा चल रहा है, डॉक्टर का पेशा, मेरा अच्छा खासा इलाज कर रहा हूँ, तो इस राजनीति में आना कभी आपको लगा ये फैसला कहीं ना कहीं गलत नहीं हो सकता है? मैं अपने हर फैसले से खुश हूँ और जो भी काम करता हूँ पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से करता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि पूरी ईमानदारी और शिद्दत ही
ये हमको आगे बढ़ाने का काम करेगी, और तमाम जिन लोगों के लिए हम सोच रहे हैं कि हम ये कर पाए, मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भविष्य में हम लोग उनके लिए जरूर कुछ न कुछ करने का काम करेंगे। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्या बदलाव लाना चाहेंगे? क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं फिलहाल? इंडिया में पीएचसी में प्राइमरी जो लेवल है, आप देख रहे होगे कि सबसे बड़ा सिस्टम है कि जो पीएचसी पे जो डॉक्टर्स को अगर बेटर फैसिलिटी मिले। आज पूरे उत्तर प्रदेश की प्राथमिक हेल्थ सेंटरों के हाल देख लीजिए, कमरा तो बना होगा लेकिन उसको कोई सफाई करने वाला नहीं, तो वहाँ डॉक्टर कैसे रहेगा? जो डॉक्टर एमबीबीएस और पढ़ाई के दौरान जहाँ स्वर्ग की लाइफ जीता है और उसको एकदम कूड़े के ढेर में बैठा दो, तो वो कैसे रह पाएगा? सर्वाइव नहीं कर तो मुझे लगता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे पहले हमें डॉक्टर्स को, वहाँ के स्टाफ को फैसिलिटी देनी होगी, और फैसिलिटी के साथ में जो गाँव के जो लोग हैं उनको एक प्राइमरी लेवल पे उनको हमें मोटिवेट करना होगा। और तीसरा, जब ये चीज सिस्टम हो जाएगी तो जो रेफर करने वाला सिस्टम चला गया है, रेफर करने वाला सिस्टम आया, मरीज कहाँ, उसको सीएससी पे रेफर कर दो और सीएससी से उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दो, डिस्ट्रिक्ट वाला सीधा कर देगा मेडिकल कॉलेज। यू कांट मिस एक पेशेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एमएस। मैं जब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमएस कर रहा था और उस समय JR2 था, मतलब सेकेंड ईयर का एमएस का मैं स्टूडेंट था। मेरी ओटी में एक मरीज आता है जिसके पट्टी लगी होती है पेट में, थिक बिल्ड पेशेंट था, उसका वजन मोटा मोटा 1 क्विंटल से ज्यादा था, और जिसका जो थिक बिल्ट होगा उसका एब्डोमेन बहुत ज्यादा मोटा होगा। ठीक है, तो उसको गोली लगी, पीएचसी से उसको रेफर कर दिया सीएससी पे। सीएससी वाले ने उसको, मरीज को पट्टी खोल के भी नहीं देखा, उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया, और डिस्ट्रिक्ट वाले ने भेज दिया मेडिकल कॉलेज कानपुर। कानपुर से आया लखनऊ, और मेडिकल कॉलेज में जब आया तो मैंने सबसे पहले उसको ऑपरेशन थिएटर में देखा। हमने उसका एक काम करो, उसका वुंड देखना है, घाव कितना हुआ है। तो यू कांट बिलीव, उसकी गोली सिर्फ ऊपर खाल में लगी थी, पेट में गई नहीं थी। तो ये सिस्टम है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का। मतलब इलाज ही नहीं करना चाहता कोई। हाँ, जस्ट उसका कुछ नहीं किया, सिर्फ एक जाइलोकेन का लोकल इंजेक्शन वहां लगाया, और उसमें, ताकि उसमें बेहोशी आ जाए, उतना हिस्से को सुन्न किया गया, और एक छोटा सा चीरा लगाया, उसकी गोली निकाल दी, 2 टांके लगाए, मरीज ठीक हो गया। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ ओपी। आप आने वाले समय में अपने आप को एक डॉक्टर के रूप में ही देखेंगे या फिर एक नेता के रूप में? नहीं, ऑब्वियसली मैं डॉक्टर हूँ, और फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसे देंगे? नहीं, मैं अगर कुछ भी बन जाऊं तब भी मुझे चैन नहीं पड़ता जब तक। आज की हालत ये है कि जिस हफ्ते में अगर मैं कम ऑपरेशन करूं तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, लेकिन जिस जाति जन्म में हमने धर्म जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। मैं डॉक्टर बना हूं तो मैं डॉक्टर बन के ही काम तो करूंगा, लेकिन जो भी समय के आधार पर हमें जिम्मेदारियां मिलने का काम होगा उनको हम लोग निभाने का काम करें। अच्छा, खैर आप भी अगले साल 2027 में, आखिरी सवाल, 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव, क्या तैयारी है आपकी? मेरी तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करने की है जी। मेरी तैयारी समाजवादी पार्टी को 1 नंबर बनाने की तैयारी है। मेरी तैयारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, जो कि विजनरी नेता हैं, आप देख लेना पूरे विश्व के लोकतंत्र में सबसे ज्यादा लोगों से मिलने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। 2027 में हम और आप सब मिलके, मैं आपसे भी कहूंगा, पत्रकार साथियों से, क्योंकि जो अच्छे पत्रकार लोग हैं उनको सम्मान आज की डेट में नहीं मिल रहा, इसलिए मेरे से ज्यादा आपकी भी जिम्मेदारी हो गई है कि हम सब मिलके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। तभी इस देश में जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लेवल पे जो असमानताएं हैं वो दूर होने का काम करेंगे, और फिर से उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे जाने का काम करेगा। आज का उत्तर प्रदेश तो एक अलग टाइप का है, मैं डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता, लेकिन किसी पॉइंट पे मन नहीं करता है। व्हेन यू आर कमिंग टू इन इंडिया और उत्तर प्रदेश, अब आउट ऑफ फ्रॉम इंडिया, जब विदेश से आप इंडिया में आएंगे और विदेश में अगर 7 दिन रह लिए तो यहाँ यही लगेगा कि यार हम कहाँ आ गए। वही तो योगी जी कहते हैं कि आप यूपी में तो, और अच्छी बात तो ये है कि हमें मालूम पड़ा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जापान गए हैं, आज से उनका दौरा है। तो मुझे तो लगता है उनको क्योटो भी जाना चाहिए, और क्योटो में जो जहाँ बनारस को माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्योटो बनाने का काम किया था, कम से कम उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश में आता है, क्योटो जरूर जाएं
और क्योटो से लाके फिर अपना बनारस को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अभी क्योटो नहीं बना पाया, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जापान गए तो क्योटो जरूर जाएं, और उत्तर प्रदेश में बनारस को क्योटो बनाने का काम किया था, उसको क्योटो बनाने का काम करें। वही कहते हैं कि अब तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, हाँ। यूपी में सब चंगा है, हाँ। ऐसी बातें मुख्यमंत्री जी के तरफ से आती हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे से ज्यादा पत्रकार साथी ज्यादा जान सकते हैं, ठीक है। इस चीज का जवाब आप ही लोग दीजिए और बताइए कि किस तरह से ये प्रदेश में हम जो हमने सपना देखा था कि प्रदेश को आगे बढ़ाने का, प्रदेश में एक हार्मोनिक रिलेशन लाने का और उत्तम प्रदेश बनाने के साथ में लोगों के चेहरों पर खुशी लाने का, वो उत्तर प्रदेश कैसे होगा? वो तो अखिलेश जी के शासन में हो सकता है, बाकी किसी में हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो जैसे आपने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, तो फिर क्या 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? 27 में मैंने पहले भी कहा कि मेरी प्राथमिकता होगी पूरे उत्तर प्रदेश में मैं पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर पाऊं और अपनी कम्युनिटी के साथ पढ़े लिखे लोगों को पार्टी से जोड़ पाऊं। मुझे लगता है कि जब हम सारे लोगों को जोड़ लेंगे जी, तो ये उत्तर प्रदेश हम आगे ले जाने का काम करेंगे। ओके। एक युवाओं के लिए कुछ संदेश अगर आप देना चाहें? इसके लिए मेरा एक यही संदेश है, क्योंकि हम गरीब और साधारण किसान परिवार के रहे, तो हम उन बच्चों के लिए यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई कभी भी बर्बाद नहीं जाती। मन से पढ़ने का काम करें और हम सब लोग लगे उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ऐसे सभी युवाओं को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवल किशोर शाक्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की और आपने अपनी बातें साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सबका आभार। द बैठक के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बैठक जो हम अभी कायमगंज से पूरे उत्तर प्रदेश में देखें, ये बैठक पूरी भारत देश में पहुंचे और भारत देश के साथ में हम पूरा इंटरनेशनल लेवल पे आपकी एक बैठक करने का काम करें। बिल्कुल, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, एक ऐसा नाम जो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर तक सीमित नहीं है, बल्कि बदलाव की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।